दोस्तों, मुंबई के गिरगांव इलाके में बने मैजेस्टिक थिएटर में एक फिल्म का शो होने वाला था, जिसके लिए उस फिल्म के एक विज्ञापन में लिखा था, बोलते गाते और नाचते कलाकार देखिए। दूसरे पोस्टर पर लिखा था, सभी जीवित, सांस लेते हुए और 100% बोलते कलाकार। ये प्रचार भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लिए किया जा रहा था, क्योंकि आज ही की तारीख यानी 14 मार्च को देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा को पर्दे पर रिलीज किया गया था। आज के इस डेजा वू वीडियो में हम आपको भारत की इसी फिल्म से जुड़ी सारी बातें बताने वाले हैं, साथ ही ये भी कि कैसे इस फिल्म से मोहम्मद अली जिन्ना का भी कनेक्शन था। दोस्तों, आलम आरा के जन्म की कहानी में कई रोचक किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कहानी को शुरू से समझें तो पहला सवाल यही आता है कि जब देश में साइलेंट फिल्में बनी रही थी तो बोलती फिल्म को बनाने का आइडिया किसका था? इसका जवाब है आर्देशेर ईरानी, जो कि एक पारसी थे। एक बार आर्देशेर ईरानी ने एक बोलती हुई इंग्लिश फिल्म देखी जिसका नाम था शो बोट। इसमें गाने भी थे। जिसके बाद आर्देशेर ने तय कर लिया था कि अब से वो साइलेंट फिल्म्स नहीं बनाएंगे, जिसके बाद हिंदुस्तान की पहली बोलती गाती फिल्म बनाने का जिम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया था। इसके साथ ही शुरू हो गई फिल्म। अब फिल्म बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी कहानी, इसीलिए सबसे पहले फिल्म की कहानी लिखी गई। बता दें कि आलम आरा एक पारसी नाटक पर आधारित कहानी थी, जिसके लेखक थे जोसेफ। उन्होंने बाइबल, रामायण और कुछ पॉपुलर किस्सों के छोटे छोटे पार्ट मिलाकर एक कहानी लिखी। कहानी एक काल्पनिक रियासत कुमारपुर की है, जहाँ के सुल्तान सलीम खान की 2 पुतनियां थीं, दिलबहार और नौबहार। एक दिन रियासत में एक फकीर आता है जो भविष्यवाणी करता है कि नौबहार को जल्दी एक बेटा होगा जो रियासत का वारिस होगा। इस बात से दूसरी रानी यानी दिलबहार चलने लगती है। बदले की भावना से भरी हुई दिलबहार रियासत के प्रधानमंत्री आदिल खान पर डोरे डालने की कोशिश करती है ताकि वो भी गर्भवती हो जाए। आदिल खान उसकी इन हरकतों का विरोध करता है तो दिलबहार उसे जेल में डलवा देती है। इन्हें भी ले जाओ और कैद कर दो तहखाने में। और फिर आदिल खान की गर्भवती पत्नी को रियासत से निकाल दिया जाता है। ऐसे में वो बंजारों के साथ रहने लगती है और एक सुंदर पुत्री को जन्म दे देती है, जिसका नाम रखा जाता है आलम आरा। समय बीतता जाता है और आलम आरा को पता चलता है कि उसके परिवार के साथ क्या सलूक किया गया था, तो अपने हक के लिए वो रियासत वापस जाती है और धीरे धीरे रियासत के राजकुमार आदिल जहांगीर खान से प्रेम कर बैठती है। कहानी कुछ यूं खत्म होती है कि आलम आरा अपने पिता को कैद से छुड़ा लेती है और उसका प्रेम भी सफल हो जाता है। इस तरह की हैप्पी एंडिंग वाली ये कहानी तैयार तो हो जाती है। अब फिल्म में हीरो की तलाश शुरू होती है, जिसके लिए मास्टर विट्ठल को तय किया जाता है। विट्ठल स्टंट फिल्मों में काम करते थे, जिनकी कदकाठी बढ़िया थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी कई फिल्मों में विट्ठल ने काम किया था और सुपरहिट हो गए थे। दर्शकों के इस चहीते एक्टर के स्क्रीन पर आते सीटियां बजती। 1930 आते आते तो मास्टर विट्ठल सबसे महंगे हीरो बन चुके थे। उनके रोल्स और एक्शंस देखकर उन्हें हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा स्टार कहा जाने लगा था। हालांकि ईरानी अपनी फिल्म में विट्ठल को नहीं लेना चाहते थे। उनकी मजबूरी थी एक बड़े स्टार को लेने की, तो उन्होंने मास्टर विट्ठल से संपर्क किया। जब ईरानी ने उन्हें बताया कि वो पहली बोलती फिल्म बनाएंगे, तो विट्ठल ने अपनी सारी फिल्में जोड़ दी और ईरानी को बिना कहानी सुने हाँ बोल दिया। लेकिन उनका करार जिस फिल्म के साथ पहले था, उसके प्रोड्यूसर ने विट्ठल के खिलाफ मुकदमा करवा दिया। अब आर्देशेर ईरानी बुरी तरह फंस गए थे। उन्होंने इस मामले से छुटकारा पाने के लिए एक तेज तर्रार और वकील खोजा, और उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन की कहानी से कहीं पहले जिन्ना एक जबरदस्त बैरिस्टर थे। दोस्तों, वैसे जिन्ना के मन में भी कभी एक्टिंग का भूत चढ़ा था। लंदन में जब वो पढ़ रहे थे तो वो शेक्सपियर के नाटकों का मंचन करने वाली कंपनी से भी जुड़ गए थे। हालांकि उनके पिता ने उनकी जमकर डांट लगाई और जिन्ना चुपचाप कानून की पढ़ाई करने लगे। लेकिन जब उन्हें केस मिला तो उन्हें अपने दिन याद आ गए और उन्होंने अपने पूरे कानूनी दाव पेंच इस्तेमाल करते हुए मास्टर विट्ठल के पुराने कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दिलवा दी और आर्देशेर ईरानी को भारत की पहली बोलती फिल्म का हीरो मिल गया। ये बात और है कि मास्टर विट्ठल गूंगी फिल्मों के सुपरस्टार थे, मगर जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो मामला टाई फेस हो गया। सिर्फ मास्टर विट्ठल की वजह से आर्देशेर ने लेखक जोसेफ से कहानी में बदलाव करवाया। लेकिन जब फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिल्म के ज्यादातर हिस्से में मास्टर विट्ठल को चुप ही रखा गया। फिल्म में उन्हें या तो बेहोश दिखाया गया या फिर किसी तरह के नशे में। इस फिल्म की शूटिंग भी एक ऐसा कठिन कार्य था कि आर्देशेर की जगह कोई और शख्स होता
तो कभी ये फिल्म नहीं बनाता या बीच में छोड़ के बैठ जाता। पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए तकनीक अमेरिका से मंगाई जानी थी। हॉलीवुड के साउंड रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट विलफोर्ड डेमिंग जूनियर को मुंबई बुलाया गया ताकि वो लाइव रिकॉर्डिंग की तकनीक आर्देशिर को दे सके। उन दिनों टनल रिकॉर्डिंग सिस्टम हुआ करता था जो साउंड को सीधे फिल्म पर रिकॉर्ड करता था। ऐसे में इसके इस्तेमाल की तकनीकी जानकारी होना बहुत जरूरी था। अब मजे की बात यह थी कि जिस स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी वो रेल की पटरी के पास था। जब जब ट्रेन गुजरती उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती। इसलिए तय किया गया कि शूटिंग सिर्फ रात को होगी, वो भी 1 से 4 बजे तक। एक साइलेंट फिल्म की शूटिंग इससे 1/3 समय में हो सकती थी, मगर टेक्नोलॉजी और रात की शूटिंग की वजह से इस फिल्म का बजट करीब 40,000 रुपए हो गया। आलम आरा से पहले जो भी फिल्में शूट होती थी वो स्टूडियो में आउटडोर शूट होती थी। सूरज की रोशनी और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आलम आरा के लिए आर्देशिर ने सारी की सारी शूटिंग स्टूडियो के अंदर सेट बनाकर की और बहुत हैवी लाइटिंग लगाई थी ताकि दिन का एहसास हो सके। डायलॉग रिकॉर्डिंग के लिए आर्देशिर ने माइक्रोफोन्स को अलग अलग जगह छुपा के लगाया ताकि आवाज ठीक से आ सके। खुदा के सामने तौबा करने और रोने गिड़गिड़ाने का वक्त है। कौन हो तुम? आलम आरा यही है। इनके आने से रास्ते में फूल खिल गए। जब तक आलम आरा बन के तैयार नहीं हो गई और उसकी पब्लिसिटी शुरू नहीं हुई तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आर्देशिर ईरानी ने 78 कलाकारों के साथ एक बोलती फिल्म बना ली है। अब शूटिंग के बाद आई बारी फिल्म की पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी ने धूम मचाना शुरू कर दिया। उस दौरान 4 आना यानी 25 पैसे का टिकट था। पहले शो से थिएटर के बाहर भीड़ जमा हो गई। उन दिनों कोई लाइन में लगकर टिकट लेने का सिस्टम तो था नहीं। ऐसे में फिल्म रिलीज के दिन सुबह से ही लोग पहुंच गए। दिन गुजरता गया। शो का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा था भीड़ अनियंत्रित होती जा रही थी। एक पल तो ऐसा भी था कि आर्देशिर, अब्दुल्ला और फिल्म के बाकी लोग भीड़ को चीर कर अंदर थिएटर तक नहीं जा पा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। इसी कारण पहली बार टिकट ब्लैक भी आलम आरा में ही हुआ था। वो टिकट बिका था 5 रुपए में, यानी करीब 20 गुना कीमत पर। भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि पुलिस बुलानी पड़ी। तकरीबन हर शो में पुलिस की मौजूदगी जरूरी होती थी। मैजेस्टिक सिनेमा में ये फिल्म करीब 8 हफ्तों तक दिखाई गई। शाम 5:30, 8 और रात 10 बजे शो का समय रखा गया था। आर्देशिर ने मुंबई के बाहर कई शहरों के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार दूसरी कंपनीज को दिए और मोटा पैसा कमाया। खैर, इस फिल्म की कमाई का कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना कमाई की थी और यही कारण था कि लोगों ने साइलेंट फिल्में छोड़कर बोलती हुई फिल्में बनानी शुरू कर दी, जो कि आज तक बनाई जा रही है। आपको कैसी लगी आलम आरा की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें